Today we are going to start a very new topic of mathematics class 10th, which is a pair of linear equations. यही नाम है? हाँ, मैंने थोड़ी ना पढ़ा, तो देख लो, पढ़ लो. Okay, so a pair of linear equations in two variables. ठीक है, तो हम अब तक इतने बड़े हो चुके हैं कि हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ ली, हमने लीनियर इक्वेशंस पढ़ ली, और अब हम पढ़ने वाले हैं ऐसे लीनियर इक्वेशंस जिनमें दो वेरिएबल्स हों. ठीक है, और क्योंकि ये लीनियर हैं इसीलिए इनकी हाईएस्ट डिग्री जो होगी वो कितनी होगी? 1 होगी. फॉर एग्जांपल अगर मैं लिख दूँ एक्स वाई इज इक्वल टू 1, तो ये एक लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल नहीं है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इनटू वेरिएबल है, क्योंकि इसमें इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, और हम एक टर्म की पावर लेते हैं और इसकी मैक्सिमम पावर 2 है, तो ये एक लीनियर इक्वेशन नहीं है. बट x प्लस वाई इक्वल टू 1 इज़ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. वाई? बिकॉज इट हैज़ टू वेरिएबल्स एंड इट्स हाइएस्ट डिग्री ऑफ ईच टर्म इज़ 1. ठीक है, तो ऐसे इक्वेशंस जिनकी हाइएस्ट डिग्री 1 है यानी वो लीनियर है और उनमें दो वेरिएबल पाए जाते हैं, ना एक कम ना एक ज़्यादा, मतलब पूरे के पूरे दो वेरिएबल्स पाए जाते हैं, ऐसे इक्वेशंस को हम क्या कहते हैं? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. ना हमारे चैप्टर में ये लिखा हुआ है कि देयर इज़ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. वाई इज़ दैट सो? क्योंकि हम जो है ना एक इक्वेशन को नहीं पढ़ने वाले हैं, हम एक साथ दो इक्वेशंस को पढ़ने वाले हैं. अब ऐसा क्यों? क्योंकि जब हम लीनियर इक्वेशंस पढ़ते थे तो लीनियर इक्वेशंस को जब ग्राफ पे प्लॉट करते थे, फॉर एग्जांपल 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू, इसको माइनस कर देते हैं, सो x इक्वल टू 2. ठीक है, तो ये जो x इक्वल टू 2 आता था ये ग्राफ पे x इक्वल टू 2 पे प्लॉट हो जाता था, तो हम उसे एक स्ट्रेट लाइन पे 0 1 2 और यहाँ पे 2 पे इसको प्लॉट कर देते थे. लेकिन अब क्या है कि अब दो इक्वेशंस हैं और हर इक्वेशन, दो इक्वेशन है. क्यों? क्योंकि हर इक्वेशन ग्राफ पे एक लाइन है, एंड अगर वो एक लाइन है तो मैं नहीं बोल सकती कि इसका कोई सोल्यूशन बताओ, बिकॉज इट इज़ अ लाइन, इट हैज़ इनफाइनेटली मैनी पॉइंट्स. तो ये सारे पॉइंट्स इस लाइन के हिस्सा है ना, तो अगर हमें एक सोल्यूशन बताना होगा तो हमें एटलीस्ट एक और लाइन चाहिए होगी जो हम उसके साथ मिला दें और बोले कि अच्छा चलो इन दोनों का सोल्यूशन बताओ, यहाँ पे होगा. ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इनका जनरल फॉर्म क्या होता है. सो अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जनरल फॉर्म होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0. और जब हम पेयर में आते हैं, ये जनरल फॉर्म है इक्वेशन की, और अब पेयर की अगर हम जनरल फॉर्म लिखना चाहें, जनरल इक्वेशन पेयर की, तो हम लिखेंगे कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x, क्योंकि x और y कॉमन है दोनों में, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0. ठीक है, तो ये सिंपल से लीनियर इस तरीके का शो किया गया है जहाँ पे इस इक्वेशन में a कॉमा b नॉट इक्वल टू 0 होंगे, क्योंकि अगर वो 0 हो गए तो दो वेरिएबल नहीं रहेगा. एंड हियर a1 कॉमा a2 कॉमा b1 कॉमा b2 आर नॉट इक्वल टू 0. ये समझ रहे हैं ना? जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स स्क्वायर के पीछे जो भी कोफिशिएंट होता था उसे 0 नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो क्वाड्रेटिक नहीं रह जाएगा. लेकिन क्योंकि वो 1 वेरिएबल होता था तो हम उसकी जो 1 डिग्री वाली जो टर्म थी, यानी कि जो x वाली टर्म थी, उसको 0 रख सकते हैं. देयर इज़ नो प्रॉब्लम दैट. बट यहाँ पे हमें 2 वेरिएबल्स चाहिए, हमें लीनियर इक्वेशन चाहिए, तो इसलिए हम इनको 0 नहीं रख सकते. ये दोनों 0 हो सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है x प्लस वाई इज़ 1, सो हियर c इज़ -1, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, एक्स प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0, इस फॉर्म में आ गया. सो c इज़ -1. ठीक है, हम चाहें तो x प्लस वाई इक्वल टू 0 भी लिख सकते हैं, c 0 हो जाएगा. लेकिन x और y का कोफिशिएंट 0 नहीं हो सकता, वरना x और y ही गायब हो जाएंगे. ठीक है, ओके. सो अब
हम इसको रिप्रेजेंट करना सीखेंगे कहाँ पे, एक ग्राफ पे, और फिर हम देखेंगे इसके सॉल्यूशंस क्या होते हैं, और फिर हम पेयर की तरफ मूव करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। अच्छा, हमने ये भी पढ़ा है कि एक इक्वेशन में जितने वेरिएबल्स हैं आपको उतने इक्वेशंस चाहिए उसको सॉल्व करने के लिए। अगर उस इक्वेशन में एक वेरिएबल है 2x - 4 = 0, तो आपको सिर्फ एक ही इक्वेशन चाहिए जिससे x = 2 आ जाएगा। लेकिन अगर x + y = 1 है तो इसके कितने सॉल्यूशंस हो सकते हैं, x + y = 1। इसमें अगर 0 पुट कर दो तो y की वैल्यू 1 आ जाएगी, इसमें हाफ पुट कर दो y की वैल्यू 1/2 आ जाएगी, इसमें 3/4 पुट कर दो y की वैल्यू 1/4 आ जाएगी। इसका मतलब ये नहीं है कि इन्फाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस हो जाएंगे इसके। सो इन्फाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस क्या हैं, अगर इसको ग्राफ रिप्रेजेंट किया जाए, इसी लाइन को मैं रिप्रेजेंट करती हूँ, तो एक पॉइंट हो जाएगा 0,1 0,1, ये 0,1, और ये इस लाइन, इस इक्वेशन की लाइन का एक हिस्सा है। अगला पॉइंट क्या है, हाफ, यानी हाफ, यानी ये पॉइंट। ठीक है, इस तरीके से 2 पॉइंट मिल गए। अब 2 पॉइंट से तो आप एक लाइन बना ही सकते हो, इस तरीके से एक लाइन बन जाएगा, राइट। अगर हम इसको 0 कर दें, ये 1 हो जाएगा, इसका मतलब ये पॉइंट जो है वो 1,0 है। ठीक है, ये जो लाइन है इसमें इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं लाइन में। तो अगर एक लाइन में इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, इसका मतलब इस इक्वेशन की इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हैं। तो इन हर वैल्यू को सॉल्यूशन कहा जाता है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। सो वैल्यूज ऑफ x and y which satisfy the linear equation in two variable x plus y equal to 1 is called what? Is called a solution of the linear equation x plus y equal to 1. Okay. Now, what we say is that हम कैसे पता करेंगे कि एक पॉइंट 0,0 इस इक्वेशन की सोल्यूशन है या नहीं। जैसे क्वाड्रेटिक में करते थे ना, हम बोलते थे कि इसके रूट्स क्या हैं, what if 3 is a root of it or not। so इसी तरीके से हमें ये चेक करें कि 0,0 इसकी रूट है कि नहीं। तो एक तो ये ग्राफ से ही नज़र आ रहा है 0,0 यहाँ पे है, और ये इसका इक्वेशन का रूट नहीं है, मतलब सोल्यूशन नहीं है। लेकिन अगर बिना ग्राफ के करना है तो कैसे चेक करेंगे, इसमें पुट करेंगे, ये x की वैल्यू होती है, ये y की वैल्यू होती है। पहले एक इक्वेशन में डील करते थे तो एक इक्वेशन में जो वैल्यू गिवन होती थी वो हमेशा x की ही वैल्यू गिवन होती थी। लेकिन अब हम दो इक्वेशन में, दो वेरिएबल्स में डील कर रहे हैं, तो हम यहाँ देखेंगे कि एक जो उसका जो सोल्यूशन होगा वो x होगा और एक सोल्यूशन होगा y होगा। वी आर यूज टू कि जो भी सोल्यूशन आएगा वो एक नंबर आता है ना, हम यूज टू हैं। लेकिन अब क्योंकि दो वेरिएबल्स आ गए हैं, इसीलिए हमें दो चीज़ों के साथ साइमल्टेनियसली काम करना है। ठीक है, मान लो अगर हम ये लिख दें x + y + z = 0, तो ऐसे इक्वेशंस जो है ना वो एक्चुअली में इनका अगर हम ग्राफ बनाएं तो इनके जो पॉइंट्स होंगे, लाइक फॉर एग्जांपल 0,0,0 इज़ अ सोल्यूशन। सो हम क्या बोलेंगे कि 0,0,0 यानी इनकी 3 वैल्यूज़ आने लगेंगी। और ये हम किस में दिखाएंगे, हम इसे दिखाएंगे x y z कोऑर्डिनेट में, यानी 3D में। ठीक है, मतलब जितने वेरिएबल्स ला रहे हैं आप प्लेन में उतने डायमेंशंस बना दे रहे हैं। तो अगर आपने दो वेरिएबल लाई, इसका मतलब प्लेन में आपने दो डायमेंशन बनाए, x डायमेंशन एंड y डायमेंशन, एंड आप उसको फिर रिप्रेजेंट करना स्टार्ट करेंगे। इसीलिए जो सोल्यूशन आएगा ना वो हमेशा ब्रैकेट के अंदर दो, एक एब्सिसा एक ऑर्डिनेट में ही आएगा। फाइन। तो यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को हमने क्या कर दिया, अलजेब्रा के साथ यहाँ पे मिक्स कर दिया। Okay, now we've understood what a solution is. Now we will see what we do to make the line of this graph, है ना। ग्राफ कैसे बनाएंगे। So for example हम एक क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं, 2x + y - 3 = 0। ओके, सो अब इसका ग्राफ बनाएंगे। तो सबसे पहले ये स्कूल एग्जाम्स में ऐसे बनता है, एरो भी बनती है।
ठीक है, यहाँ पे x लिखते हैं, यहाँ पे y लिखते हैं, यहाँ पे y डैश लिखेंगे यानी कि नेगेटिव y, और यहाँ पे लिखेंगे x डैश, यहाँ पे 0 यानी ओरिजिन लिख देंगे, तब जाके बनाना स्टार्ट करेंगे। और क्योंकि हम स्टार्ट में कर रहे हैं, मतलब हम बिल्कुल अर्ली बर्ड्स काइंड ऑफ हैं, तो हम यहाँ पे मार्किंग्स भी बनाएंगे और नीचे में 1 2 3 4 भी लिखेंगे, बट मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही। आई एम जस्ट टेलिंग यू टू डू दैट once you deal with such a question, okay? So अब ऐसे क्वेश्चंस में ये बन गया। अब हमें क्या करना है, एक वो वाला ग्राफ बनाना है, मतलब एक बॉक्स बनाना है जो हम बचपन से बनाते आ रहे हैं, देखा होगा ना, x, y, you put the values of x, you get the values of y, so you put the value of x 0 क्यों डालते हैं ना, क्योंकि हाफ है, मान लो मैंने हाफ डाल दिया, मेरा मन कर रहा है मैं हाफ डालूं, तो हाफ यहाँ पे दिखना मुश्किल है कि नहीं, कि यहाँ पे हाफ है या यहाँ पे हाफ है। अच्छा, 0 डालने से क्या हो जाता है ना, आपको पता है कि वो इसी लाइन पे है। अगर 1 डाल दो और गलती से आपके थोड़ा सा टेढ़ा चला गया तो क्या होगा, मान लो गलती से तुमने x की वैल्यू 1 ली, तुम यहाँ पे आई, और तुमने y की वैल्यू 2 ली, अब वो गलती से थोड़ा सा भी इधर हो जाएगा ना तो कन्फ्यूजन होने लगेगा। माना कि हमें पता है क्या होगा, बट कन्फ्यूजन होने लगता है, इसलिए हम कोशिश करते हैं कि हमने लाइंस बना ही रखी हैं तो इन्हीं पे पॉइंट्स लाई करें। नहीं, ये कन्फ्यूजन होता है कि वाई डू वी टेक 0, वाई नॉट अदर नंबर्स। ऑफ कोर्स यू कैन टेक अदर नंबर्स, वो थोड़ा प्लॉट करना मुश्किल है, स्केल रखोगे, देखोगे, हाँ चलो यहाँ पे आएगा, फिर बनाओगे, इससे बेहतर नहीं ये जो स्केल से ऑलरेडी ड्रॉ कर रखा है उसी पे पॉइंट मार्क कर लो। इसीलिए हम एक बार x 0 मान लेते हैं, एक बार y 0 मान लेते हैं, 2 पॉइंट्स आ जाती हैं, दोनों को ज्वाइन कर देते हैं स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो अगर मैंने यहाँ पे x 0 कर दिया तो y की वैल्यू 3 आ जाएगी, 3, एंड y 0 कर दिया तो x की वैल्यू 3/2 आ जाएगी, 3/2। ओके, अब माना कि ये 3/2 है, लेकिन ये तो श्योर है ना कि ये 0 है, इसीलिए ये अच्छे वैल्यूज़ हो गए, मतलब इजी वैल्यूज़ हो गए टू बी प्लॉटेड। नाउ 0,3, सो 0,3 कैसे कर रहे हैं ये ध्यान देना, अभी तो बहुत इजी लग रहा है, बाद में कन्फ्यूजन होता है कहाँ कहाँ करना है। x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट ये है, y कोऑर्डिनेट ये है, 0 0, x coordinate moves backwards and forward and y coordinates moved upward and downward। so सबसे पहले आगे पीछे का देखना है, आगे पीछे किधर जाना है, and then you will see कि आप ऊपर जाओगे या नीचे जाओगे। तो यहाँ क्या है 0, तो मतलब आगे पीछे कहीं नहीं जाना। ओके, now 3 is upward, so you need to go 3 steps forward and this point is 0,3। ये एक पॉइंट है हमारे ग्राफ का। अगला पॉइंट है 3/2, 0, so 3/2 आगे 1.5, 3/2 is 1.5, so 1 and then half here and 0, so this is 3/2, 0, and then ये जो दोनों पॉइंट्स हैं इन्हें हम ज्वाइन कर देंगे, अप्रॉक्सीमेटली स्केल से ज्वाइन करेंगे, मेरी तरह हाथ से ज्वाइन नहीं करेंगे। एंड दिस लाइन हम इसको ऐसे एरो से रिप्रेजेंट करेंगे कि एक लाइन है, और यहाँ पे ये भी लिखेंगे 2x + y - 3 = 0, ये इस चीज़ की इक्वेशन है, ये इस तरीके से लिखेंगे, मतलब स्लैंटिंग। ठीक है, तो वो दिखने में अच्छा लगेगा, या हम लिख सकते हैं, यही लिख सकते हैं। ओके, ये इस लाइन की इक्वेशन है तो हम इसको भी साइड में लिख देंगे। इस तरीके से एक लाइन बनाई जाती है और लाइन का रिप्रेजेंटेशन होता है। ओके, अब चूंकि हम पेयर ऑफ लाइंस की बात कर रहे थे तो वील सी कि पेयर्स ऑफ लाइंस अगर हम बनाते हैं तो क्या होगा। पेयर्स ऑफ लाइन बनाने से क्या होगा, 2 लाइंस बनेंगी, 2 अलग अलग लाइंस बनेंगी। अब वो 2 लाइंस कैसे कैसे बन सकती हैं, मोस्ट प्रोबेबली अगर हम किसी प्लेन में 2 लाइंस को बनाते हैं तो वो कैसे कैसे बन सकती हैं वो देखते हैं। 3 तरीके हैं बनने के। फर्स्ट इज़ वो दोनों लाइंस इस तरीके से इंटरसेक्ट करेंगी, यूजुअली तो ऐसे ही होगा ना, दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करना लग जाएंगी तो दोनों लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। सेकेंड केस इज़ बोथ लाइंस आर पैरेलल, इंटरसेक्ट कभी नहीं करेंगे। एंड द थर्ड केस इज़ व्हेन बोथ लाइंस आर कोइंसिडेंट, one line is over the other। These are the only 3 cases एक लाइन कर सकती हैं। 2 पॉइंट पे तो इंटरसेक्ट नहीं कर सकती ना, लाइन टेढ़ी तो नहीं हो सकती 2 पॉइंट पे करके निकल जाए, तो या तो वो इंटरसेक्ट कर देगी इन्फाइनिटली मैनी पॉइंट्स पे, या 2 पॉइंट्स पे, सॉरी 1 पॉइंट पे, या फिर करेगी ही नहीं। तो ये 3 तरीके हैं। ओके, अब यहाँ पे ये जो इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, जो पैरेलल लाइंस हैं और जो ये कोइंसिडेंट लाइंस हैं, इनका कहने का मतलब ये है ना कि अगर 2 लाइंस एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं तो इसका मतलब इनका एक ही ऐसा पॉइंट है पूरी दुनिया में जो कि इन दोनों को सेटिस्फाई करता हो।
एक ही ऐसा पॉइंट है पूरी दुनिया में जिसको पुट करने पर, x की वैल्यू पुट करने पे, y की वैल्यू पुट करने पे दोनों की वैल्यूज सेम आती हैं, सेम आती हैं, समझ रहे हो? मतलब इस लाइन पे भी वही आएगी, इस लाइन पे भी वही आएगी, वो दोनों इक्वल हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि इनका जो x एक्सिस और x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट है वो दोनों इक्वल हो गया है, ठीक है। तो ये एक वाहिद वो पॉइंट है जहाँ पे ऐसा हो सकता है। द नेक्स्ट केस वेयर दे डू नॉट इंटरसेक्ट एवर इज व्हेन दे डू नॉट हैव एनी सोल्यूशन इन द वर्ल्ड विच कैन सेटिस्फाई बोथ द इक्वेशन एट द सेम टाइम। एंड द थर्ड केस इन विच इट इज कोइंसिडेंट मीन्स दुनिया का हर सोल्यूशन इन दोनों के साथ है, ठीक है। बट ये ध्यान रखना कहीं ऐसा दिमाग ना चले जाए कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड ये एंड वो, रियल नंबर्स में ही रहो, ठीक है। सो कोइंसिडेंट लाइंस आर सच लाइंस जहाँ पे आपके इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस हैं, सारे वैल्यूज इसको सेटिस्फाई करते हैं। नाउ आई हैव रिटन व्हाट आई हैव सेड, ठीक है। अच्छा, दिस हैज़ वन सोल्यूशन, नो सोल्यूशन एंड इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशंस। ध्यान ये देना है कि जिन इक्वेशंस की सोल्यूशन होती है, जिन इक्वेशंस की सोल्यूशन होती है, ऐसे इक्वेशंस को कहते हैं कंसिस्टेंट इक्वेशंस, कंसिस्टेंट इक्वेशंस, ऑलराइट। एंड जिन इक्वेशंस की सोल्यूशन नहीं होती है, ऐसे इक्वेशंस को हम कहते हैं इनकंसिस्टेंट इक्वेशंस, पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन वन और टू वेरिएबल्स, ये पूरा बोल देना है ना। ओके, नाउ क्योंकि इसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन है, इसका मतलब ये लाइन एक दूसरे के डिपेंडेंट है, इसीलिए हम इन्हें डिपेंडेंट भी कहते हैं, डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। नोट दैट एंड इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन वाला जो इक्वेशन होता है वो भी कंसिस्टेंट होता है, क्योंकि मैंने देखो कंसिस्टेंट में पहले बनाया था, फिर मैंने बोला कि वो डिपेंडेंट है ना, तो वो कंसिस्टेंट होता है। ओके, नाउ अगर मैं तुम्हें इक्वेशंस दे दूँ कि ये लो मैंने इक्वेशंस तुम्हें दे दिए, तुम बताओ कि ये क्या होंगे, तो अगर हम ग्राफिकली करें तो तुम ग्राफ पे बनाओ उन लाइंस को, उनको प्लॉट करो और फिर उसमें से निकालो कि हाँ उसके कितने पॉइंट्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। लेकिन अगर इक्वेशन देख के डायरेक्ट बता देना है कि मान लो मैंने अगर इक्वेशन दे दी a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, तो क्या ये दोनों इंटरसेक्टिंग होंगे या ये दोनों पैरेलल होंगे या ये दोनों कोइंसिडेंट होंगे, है ना। तो इसे एक्चुअली में तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से सॉल्व करके ही निकाला जाता है। कहा ये जाता है कि अगर सबसे पहले सबसे इजी वाला कोइंसिडेंट लाइन सबसे इजी होता है, क्यों? क्योंकि कोइंसाइड कर रहे हैं ना, इसका मतलब ये है कि उन दोनों की इक्वेशन लगभग, देखो लगभग वर्ड है, ओके, लगभग सेम ही होगी। फॉर एग्जाम्पल एक इक्वेशन हो जाएगी x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 और दूसरी इक्वेशन हो जाएगी 2x प्लस 2y प्लस 2 इक्वल टू 0। कुछ सिमिलैरिटी नज़र आ रही है? क्या सिमिलैरिटी है? अगर इसमें से 2 कॉमन ले लिया जाए और इधर भेज दिया जाए तो ये होगा वही सेम इक्वेशन। इसका मतलब हैं तो ये दो डिफरेंट इक्वेशंस, लेकिन हैं ये सेम ही इक्वेशंस। पैराडॉक्स, इंग्लिश वाला पैराडॉक्स है ना, पैराडॉक्स है तो ये डिफरेंट पर है ये सेम ही, है ना। तो ऐसे इक्वेशंस जिनको कॉमन लेने के बाद वही आ जाए, ऐसे इक्वेशंस इनमें आ जाएंगी, क्योंकि कॉमन लेने के बाद क्या होगा 2x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 और ये 2 डिवाइड बाई 0 0 हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा और वही सेम इक्वेशन आ जाएगी जो हमारे पास पहले थी। तो इसका मतलब होना क्या चाहिए? होना ये चाहिए कि इसमें से कुछ कॉमन लिया जा सके, यही होना चाहिए। देखो मैं तुमको स्टार्टिंग में बता रही हूँ हम करने क्या वाले हैं। हम a1 b1 c1 और a2 b2 c2 में रिलेशन निकालने वाले हैं। रिलेशन तो समझना कैसे रिलेशन, अगर यहीं पे समझ में आ रहा है तो ऐसे ही बता दो क्या रिलेशन आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है तो एक स्टेप फर्दर लेके जाऊंगी ताकि रिलेशन समझ में आ जाए, बट मैं बताऊंगी नहीं वो रिलेशन क्या है, मैं पूछूंगी, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें किसी नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि 2 टाइम्स x प्लस वाई प्लस 1 हो रहा है।
इसका मतलब k टाइम्स x प्लस वाई प्लस 1 कर सकते हैं, मतलब k कोई भी नंबर हुआ तो वही इक्वेशन आएगी। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं kx प्लस के वाई प्लस के इक्वल टू 0। तो ये बताओ कि इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में जो कोफिशिएंट्स हैं उनके बीच में क्या रिलेशन है? मल्टीपल का रिलेशन है, राइट? ओके, व्हाट काइंड ऑफ मल्टीपल? कि यहाँ 1 था तो यहाँ k टाइम्स मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ 1 था यहाँ k टाइम्स मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ 1 था यहाँ k टाइम्स मल्टीप्लाई हो गया। मान लो अगर ये 1 की जगह 2 होता तो क्या हो जाता? यहाँ पे 2k हो जाता, है ना? तो इसका मतलब कि मैं ये बोल सकती हूँ कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। बात समझ में आई? क्या समझ में आई? कि इसका और इसका रेशियो और इसका और इसका रेशियो और इसका और इसका रेशियो बराबर है, ये तीनों बराबर हैं, तो ऐसे इक्वेशंस क्या होंगे? कोइंसिडेंट। तो ये हमने पढ़ा थर्ड वाला केस, यानी कि ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। करना तो मैं यहाँ नीचे चाहती थी बट एक्सप्लेन लंबा हो गया इसीलिए मैंने यहाँ साइड में कर दिया, ठीक है? अब जो अगला सेकंड केस हम पढ़ेंगे वो है पैरेलल लाइंस का। व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल, सो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन देयर a1 b1 एंड c1? ठीक है, सबसे पहले पैरेलल भी एक केस ऑफ कोइंसिडेंट होते हैं, राइट। बस परेशानी क्या है ना कि ये कोइंसाइड थोड़ी दूर दूर पे कर जा रहे हैं, इनकी कोइंसिडेंस थोड़ी दूर है, इनके बीच में कुछ डिस्टेंस है, ठीक है? ओके, नाउ वन थिंग आई वांट टू टेल यू इज अबाउट c। ये जो c है ना, इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये जो c है ना ये एक खास नंबर है, इसे हम कहते हैं इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट, व्हाट इज एन इंटरसेप्ट? इसको हम बोल सकते हैं कि what is an intercept, right? What is an intercept? Intercept is like, अगर एक इक्वेशन है, अगर मैं बोल दूँ एक इक्वेशन है ऑफ अ लाइन 2x प्लस 3y माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है? तो ये -1 है। लेट्स प्लॉट द ग्राफ, x इक्वल टू 0 पे y इक्वल टू 1/3, ओके? x इक्वल टू 0 पे y इक्वल टू 1/3, 0, 1/3, ठीक है? नाउ y इक्वल टू 0 पे x इज इक्वल टू 1/2, 0, 1/2, 0, there is this line, okay. Now what do I do is I change this 2x plus 3y minus 3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 पे y इक्वल टू 1, x 0 रखा, 3y इज इक्वल टू -3 इज इक्वल टू 0, 3y इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 1, सो 0, 1, यहाँ पे 0, 1/2 था, राइट? y इक्वल टू 0 पे x इक्वल टू 3/2, यानी यहाँ पे 3/2, 0, यू सी समथिंग? इसके चेंज करने से x और y क्योंकि एक दूसरे के मल्टीपल्स में थे, इसीलिए इसका x और y बिल्कुल उसी जगह पे रहा, बस थोड़ा दूर आगे पीछे हो गया। बट इंटरसेप्ट ने इनको डिस्टेंस दिया, ये डिस्टेंस जो है ये इसने दिया ना, ये तो मैंने सेम ही रखा था। तो c इज समथिंग विच गिव्स देम द डिस्टेंस टू बी पैरेलल टू ईच अदर। मतलब अगर ये जो c हैं ये दोनों बराबर हो गए थे, मतलब बराबर नहीं, रेशियो इनका बराबर हो गया था, तो क्या हो रहा था, ये कोइंसाइड कर जा रहे थे। मैंने क्या कर दिया, सिर्फ c की रेशियो चेंज कर दी तो वो दूर हो गए, एक दूसरे से दूर हो गए। तो हम क्या बोलेंगे कि अगर a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2, यानी इनकी रेशियो तो सेम ही होनी चाहिए। अगर 2x प्लस 3y की जगह 4x प्लस 6y भी होता ना तो चलता, मतलब रेशियो इन दोनों की सेम होनी चाहिए। c1 अपॉन c2 की रेशियो बराबर नहीं होनी चाहिए। अगर ये बराबर हो गई तो क्या हो जाएगा, कोइंसिडेंट हो जाएगा। ऐसे लाइंस पैरेलल हो जाते हैं। ओके, यू नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, क्योंकि याद तो कुछ नहीं रहता, इसमें कुछ याद रखने का है ही नहीं।
दिमाग में बस सोचना है। अगर पैरेलल हैं तो रेशियो सबकी बराबर होंगी, अगर कोइंसिडेंट है तो रेशियो सबकी बराबर होगी। अगर पैरेलल हैं तो थोड़ी दूरी होगी, वो दूरी कौन बनाता है? सी बनाता है, राइट। चेंज करके देख लेना। कभी ऐसे ही बैठना, आप खाली बैठे हैं फुकट में, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करें, बोर हो रहे हैं, क्या करना है, इन इक्वेशंस को लिखनी है, बी और ए को चेंज करके देखो, कुछ नहीं होगा। ये जो है ना, ये ऐसे जो लाइन थी ये और ऐसे हो जाएगी, और या फिर वो ऐसे हो जाएगी, बस यही हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन अगर तुम सी को चेंज करते हो तो इनकी जो डिस्टेंस है ना वो चेंज होती है। तो इस वजह से क्या हो गया कि ये पैरेलल हो गया ना। तो थर्ड एंड वेरी लास्ट केस, ये तो बहुत इजी है। अगर ये बराबर है और ये एक बराबर नहीं है तो थर्ड केस में क्या होगा? क्या होगा? कोई बराबर नहीं होगा। तो थर्ड केस इज ईजी। a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। अब बुक्स में क्या होता है, पहले ये दिया हुआ रहता है कि कोई बराबर नहीं है। समझ में नहीं आता भाई क्यों नहीं बराबर है। फिर क्या दे देता है? फिर दे देता है पैरेलल का, बोलता है एक बराबर नहीं है। अरे भाई एक बराबर क्यों नहीं है, पता नहीं। फिर क्या दे देता है? तीनों बराबर है। थोड़ा सा समझ में आ जाता है। तो पीछे से स्टार्ट करो तो ये समझ में आ रहा है कि हर चीज़ जुड़ी हुई है और ईजी है समझने के लिए। अब ये मैं स्टार्टिंग में बताती तो समझ में नहीं आता, अब समझ में आ रहा है ना कि ये कितना ईजी है, क्योंकि ये दोनों ये हैं तो ये यही होगा। सो दीज आर इंटरसेक्टिंग। इसमें क्या हो जाता है, ये भी चेंज हो गया, ये भी चेंज होगा, कहीं ना कहीं एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे। अगर दो लाइंस पैरेलल नहीं हैं, कोइंसाइड नहीं कर रही हैं, तो ज़िंदगी में कभी ना कभी एक पॉइंट पे तो मिल ही जाएंगी ना। फिर आगे जाके वो अलग हो जाए वो अलग बात है, ठीक है। सो दीज आर इंटरसेक्टिंग एट वन पॉइंट। दो पॉइंट पे कभी नहीं कर सकती, ये समझने वाली बात है। दो पॉइंट पे कभी नहीं कर सकती, राइट। ओके, सो दिस वे वी हैव सॉल्व अलजेब्रिकली, नहीं ज्योमेट्रिकली, कि आखिर अगर तुम्हें निकालनी है इन लाइंस के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन तो कैसे निकाल सकते हो? ज्योमेट्रिकली, ज्योमेट्री से। नाउ हियर वी कंप्लीट ज्योमेट्रिकल मेथड्स। वी विल ट्राई टू सॉल्व, we'll not try, we'll just do it, we'll try to solve using the algebraic method next time। और बहुत ही easy है, मतलब एकदम एंड है, इत्तू सा है और बिल्कुल ओवर हो जाएगा तुरंत, ठीक है। सो वी आर गोइंग टू एंड ओवर हेयर राइट नाउ।